हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको कंप्लीट इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक बने रहे और आपको लास्ट में कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है सिंगल फेज मोटर, आपको ध्यान रखना है सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है क्योंकि इसका स्टार्टिंग बलागुण निम्न या शून्य होता है। आपको ध्यान रखना है सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है क्योंकि इनका स्टार्टिंग बलागुण निम्न या शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है सिंगल फेज मोटर सामान्यतः 0.6 लैंगिक शक्ति गुणांक पर कार्य करती है। आपको ध्यान रखना है सिंगल फेज मोटर सामान्यतः 0.6 लैंगिक शक्ति गुणांक पर कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं। सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग तथा रनिंग वाइंडिंग को एक दूसरे पर 90 डिग्री के कोण पर स्थापित किया जाता है। आपको ध्यान रखना है सिंगल फेज मोटर जिनको स्टार्टिंग तथा रनिंग वाइंडिंग को एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर स्थापित किया जाता है। आपको ध्यान रखना है रनिंग या मुख्य वाइंडिंग उच्च प्रेरकत्व व निम्न प्रतिरोध की होती है। आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रनिंग वाइंडिंग जो कि उच्च प्रेरकत्व व निम्न प्रतिरोध की होती है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। स्टार्टिंग व ऑक्सिलरी वाइंडिंग उच्च प्रतिरोध व निम्न प्रेरकत्व की होती है। आपको ध्यान रखना है स्टार्टिंग वाइंडिंग जो कि उच्च प्रतिरोध व निम्न प्रेरकत्व की होती है। अगला क्वेश्चन है स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में अपकेंद्रीय स्विच का उपयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में अपकेंद्रीय स्विच का उपयोग किया जाता है। अपकेंद्रीय स्विच मोटर की गति सिंक्रोनस गति के 75% होने पर स्टार्टिंग वाइंडिंग को सप्लाई से कट करना है। आपको ध्यान रखना है अपकेंद्रीय स्विच का प्रमुख कार्य क्या होता है, मोटर की गति सिंक्रोनस गति के 75% होने पर स्टार्टिंग वाइंडिंग को सप्लाई से कट कर देता है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में आपको ध्यान रखना है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है तो स्टार्टर कैपेसिटर सामान्यतः इलेक्ट्रोलाइटिक का बना होता है। आपको ध्यान रखना है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में जो कैपेसिटर लगा होता है वो इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का होता है जो कि 50 माइक्रोफेरेड से 120 माइक्रोफेरेड तक का बना होता है। आपको ध्यान रखना है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर स्टार्टर मोटर का स्टार्टिंग बल लागुण उच्च होता है। आपको ध्यान रखना है कैपेसिटर स्टार्टर मोटर का स्टार्टिंग बल लागुण उच्च होता है। आपको ध्यान रखना है कैपेसिटर मोटर में पेपर कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है जो कि 2 माइक्रोफेरेड से 2.5 माइक्रोफेरेड तक का होता है। आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर कैपेसिटर जिसके मान 2 माइक्रोफेरेड से 2.5 माइक्रोफेरेड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है शेडेड पोल मोटर स्टार्टिंग बल लागुण व शक्ति गुणक सबसे कम होता है। आपको ध्यान रखना है शेडेड पोल मोटर का स्टार्टिंग बल लागुण व शक्ति गुणक सबसे कम होता है। दक्षता आपको ध्यान रखना है शेडेड पोल मोटर की दक्षता 5 से 35% होती है तथा गुणन की दिशा अनशेडेड पोल से शेडेड पोल मोटर की तरफ होती है। आपको ध्यान रखना है शेडेड पोल मोटर की गुणन दिशा को कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसकी दिशा हमेशा अनशेडेड पोल से शेडेड पोल मोटर की तरफ भी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल मोटर के अभिलक्षण आपको ध्यान रखना यूनिवर्सल मोटर होती है जो कि डीसी सीरीज मोटर के समान ही कार्य करती है। यूनिवर्सल मोटर एसी व डीसी दोनों पर कार्य करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है यूनिवर्सल मोटर जो कि एसी व डीसी दोनों पर कार्य करती है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हिस्टेरिसिस मोटर व रिलक्टेंस मोटर की गति नियत होती है। आपको ध्यान रखना है हिस्टेरिसिस मोटर व रिलक्टेंस मोटर की गति नियत रहती है अर्थात भार पर निर्भर नहीं करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है हिस्टेरिसिस मोटर व रिलक्टेंस मोटर की गति नियत होती है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रिपल्सन मोटर में सामान्यतः कार्बन ब्रश का उपयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है रिपल्सन मोटर में सामान्यतः कार्बन ब्रश का उपयोग किया जाता है जिसे मैग्नेटिक अक्ष से 20 डिग्री के कोण पर स्थापित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिपल्सन मोटर में कार्बन ब्रश जो कि मैग्नेटिक अक्ष से 20 डिग्री के कोण पर स्थापित किए जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सिंगल फेज मोटर लेंज के नियम पर कार्य करती है। आपको ध्यान रखना है सिंगल फेज मोटर जो कि लेंज के नियम पर कार्य करती है। सिंगल फेज मोटर में मोटर स्टार्टिंग के समय संधारित्र लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट है तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी। आपको ध्यान रखना सिंगल फेज मोटर में यदि कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट है तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। छत के पंखे की ब्लेड के आकार को स्वेप या परसप में मापा जाता है। आपको ध्यान रखना छत के पंखे की ब्लेड के आकार को स्वीप्स या परसप्स में मापा जाता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। छत के पंखे में सामान्यतः गति 350 से 450 आरपीएम तक होती है। आपको ध्यान रखना छत के पंखे की सामान्यतः गति 350 से 400 आरपीएम तक होती है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सिंगल फेज मोटर के प्रकार एवं उनके उपयोग आपको ध्यान रखना सिंगल फेज मोटर के प्रकार एवं उनके उपयोग आपको ध्यान रखना स्प्लिट फेज मोटर या प्रतिरोध फेज मोटर इसका प्रयोग वॉशिंग मशीन में किया जाता है। वॉशिंग मशीन में स्प्लिट फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। स्थायी कैपेसिटर मोटर या परमानेंट कैपेसिटर मोटर जिसका उपयोग सीलिंग फैन टेबल फैन में किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का उपयोग आटा चक्की एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर आपको ध्यान रखना आटा चक्की एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का उपयोग किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर एसी सीरीज मोटर या सार्वत्रिक मोटर फूड मिक्सर ग्राइंडर ड्रिल मशीन वैक्यूम क्लीनर सिलाई मशीन सिनेमा प्रोजेक्टर ट्रिमर आदि में यूनिवर्सल मोटर या एसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शेडेड पोल मोटर का उपयोग जिसका उपयोग खिलौना या टॉयज विद्युत घड़ी हेयर ड्राइव छोटे टेबल फैन आदि में शेडेड पोल मोटर का उपयोग किया जाता है। हिस्टेरिसिस मोटर होती है जिसका उपयोग टेप रिकॉर्डिंग उपकरणों में फोनोग्राफ में घरों में प्रयुक्त विद्युत घड़ी में हिस्टेरिसिस मोटर का उपयोग किया जाता है।
वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठा मोटर जो कि सिग्नलिंग एंड टाइमिंग डिवाइस में प्रतिष्ठा मोटर का उपयोग किया जाता है या रिलक्टेंस मोटर का उपयोग सिग्नलिंग एंड टाइमिंग डिवाइस में किया जाता है। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज अगला टॉपिक है हमारा 3 फेज मोटर। इसके बाद में हम कवर कर रहे हैं 3 फेज मोटर से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन। 3 फेज प्रेरण मोटरें, आपको ध्यान रखना है 3 फेज प्रेरण मोटरें सेल्फ स्टार्ट मोटर होते हैं क्योंकि इनका प्रारंभिक बल लागुण उच्च होता है। आपको ध्यान रखना है सिंगल फेज मोटर का प्रारंभिक बल लागुण निम्न होता है और 3 फेज प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बल लागुण उच्च होता है, इसलिए सेल्फ स्टार्ट होती है। 3 फेज मोटर का प्रारंभिक बल लागुण सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होते हैं। आपको ध्यान रखना है 3 फेज मोटर का प्रारंभिक बल लागुण टी जो कि सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है, टी समानुपाती वी स्क्वायर होता है। आपको ध्यान रखना है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 3 फेज प्रेरण मोटरें लैंगिक शक्ति गुणक के 0.8 लैंगिक पर कार्य करती है। आपको देखना है 3 फेज प्रेरण मोटर जो कि 0.8 लैंगिक पर कार्य करती है और सिंगल फेज मोटर 0.6 लैंगिक पर कार्य करती है। प्रतिशत स्लिप का सूत्र होता है सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति अपॉन सिंक्रोनस गति। आपको ध्यान रखना है सूत्र स्लिप का सूत्र होता है सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति अपॉन सिंक्रोनस गति, NS माइनस NR अपॉन NH इसका सूत्र होता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेरण मोटर में सामान्यतः प्रति स्लिप का मान 2 से 5% तक होता है। आपको ध्यान रखना है इंडक्शन मोटर में सामान्यतः प्रति स्लिप का मान 2 से 5% तक होता है। मोटर स्टार्टिंग के समय स्लिप का मान इकाई होता है। आपको ध्यान रखना है मोटर स्टार्टिंग के समय स्लिप का मान इकाई होता है। प्रेरण मोटर में स्लिप का मान शून्य होने पर मोटर कार्य करना बंद कर देगी अर्थात मोटर रुक जाएगी। आपको ध्यान रखना प्रेरण मोटर में स्लिप का मान यदि शून्य हो जाता है तो मोटर कार्य करना बंद कर देगी अर्थात मोटर रुक जाती है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मोटरिंग मोड में स्लिप का मान 1 से कम व 0 से अधिक होता है। आपको ध्यान रखना मोटरिंग मोड में स्लिप का मान 1 से कम और 0 से अधिक होता है। प्लंगिंग मोड में स्लिप का मान 1 से अधिक व 2 से कम होता है। उत्पादन जनरेटिंग मोड में स्लिप का मान 0 से कम होता है। आपको ध्यान रखना 0 से कम होता है यानी ऋणात्मक होता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रोटर में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी FR का मान होता है स्लिप इंटू सप्लाई आवृत्ति यानी SF, इसका राइट आंसर होगा। 3 फेज सप्लाई में से किन्हीं 2 फेजों को परस्पर बदलकर प्रेरण मोटर की दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। आपको ध्यान रखना है 3 फेज मोटर में किन्हीं 2 फेजों को बदलकर उसकी दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। 3 फेज प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत जो कि ट्रांसफार्मर के समान ही होता है। आपको ध्यान रखना है 3 फेज मोटर का कार्य सिद्धांत ट्रांसफार्मर के कार्य सिद्धांत के समान ही होता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डबल केज वाउंड रोटर की संरचना। आपको ध्यान रखना डबल केज वाउंड रोटर में बाह्य केज जो कि उच्च प्रतिरोध व निम्न प्रेरकत्व का बना होता है, आंतरिक केज जो कि निम्न प्रतिरोध व उच्च प्रेरकत्व का बना होता है। आपको ध्यान रखना है बाह्य केज जो कि पीतल का बना होता है और आंतरिक केज जो कि तांबे का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। प्रेरण मोटर में स्टार्टिंग धारा मोटर के पूर्ण लोड की लगभग 5 से 6 गुना होती है। आपको देखना है प्रेरण मोटर में स्टार्टिंग धारा मोटर के पूर्ण लोड की लगभग 5 से 6 गुना होती है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पिंजरा, आपको ध्यान रखना है पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर SCIM को स्टार्ट करने के लिए DOL स्टार्टर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग किया था जो कि 5 HP तक की मोटर को स्टार्ट करता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर जो कि 200 HP तक की मोटर को स्टार्ट करता है तथा ऑटो ट्रांसफर स्टार्टर का इसमें उपयोग किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर को स्टार्ट करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना स्लिप रिंग प्रेरण मोटर को स्टार्ट करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रोटर में अधिकतम बलागुण की स्थिति पर रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात x के स्लिप गुणा होता है यानी R2 मान होता है S इंटू X2 होता है। अधिकतम बलागुण रोटर प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है तथा रोटर प्रतिघात में व्युत्क्रमानुपाती होता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय लॉकिंग तथा क्रोलिंग मुख्यतः पिंजरा प्राणी मोटर के दोष होते हैं। आपको ध्यान रखना कॉन्गिंग या चुंबकीय लॉकिंग तथा क्रोलिंग मुख्यतः पिंजरा प्राणी मोटर के दोष होते हैं। पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर में तिरछे का उपयोग करके कॉकिंग दोष को कम किया जाता है, इसलिए कॉकिंग दोष को दूर करने के लिए पिंजरा प्राणी मोटर में रोटर को तिरछे रखे जाते हैं, रोड को उनको अंदर तिरछे रखे जाते हैं। क्रोलिंग दोष यह हार्मोनिक के कारण उत्पन्न होता है। आपको ध्यान रखना क्रोलिंग दोष जो कि हार्मोनिक के कारण उत्पन्न होता है जिसके निवारण के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड एंड शॉर्ट पिच वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना डिस्ट्रीब्यूटेड व शॉर्ट पिच वाइंडिंग का इसमें प्रयोग किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रेरण मोटर में जॉन्किंग ऑपरेशन को इंचिंग ऑपरेशन या इंचिंग परिचालन भी कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ट्रांसफार्मर से संबंधित, जिससे संबंधित हम वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। हमारा आज का उसका पहला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर एक स्थितिक उपकरण है। आपको जानना ट्रांसफार्मर एक स्थितिक उपकरण होता है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से अन्य परिपथ में बिना आवृत्ति के परिवर्तन किए स्थानांतरित करता है। आपको ध्यान रखना ट्रांसफार्मर विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से अन्य परिपथ में बिना फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन किए स्थानांतरित करता है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली विद्युतीय रूप से अलग लेकिन चुंबकीय रूप से जुड़े होते हैं। आपको ध्यान रखना ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली विद्युतीय रूप से अलग लेकिन वो चुंबकीय रूप से जुड़े होते हैं, इसलिए प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली के मध्य प्रतिरोध अनंत होता है क्योंकि वो जुड़े हुए नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में कोई भी घूर्ण
भाग नहीं होने के कारण इसकी दक्षता उच्चतम लगभग 95 से 98% तक होती है। आपको ध्यान रखना है, ट्रांसफार्मर में कोई भी गुणन भाग नहीं होता है, इसलिए इसकी दक्षता उच्चतम यानी कि 95 से 98% तक होती है। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलन के बीच प्रतिरोध का मान अनंत होता है। आपको हमने बताया था ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलन के बीच में प्रतिरोध का मान अनंत होता है। आपको ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर केवल एसी पर कार्य करता है। अगर इसको डीसी आपूर्ति दे दी जाए तो इसकी प्राथमिक कुंडली जल जाएगी, जो कि स्रोत से जुड़ी हुई होती है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में शक्ति स्थानांतरण का मान प्राथमिक व द्वितीय कुंडलन के चुंबकीय युग्मन पर निर्भर करता हो। प्रेरण मोटर को घूर्णी परिणामित माना जाता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का वर्त अनुपात 1:1 होता है। आपको ध्यान रखना है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का वर्त का अनुपात यानी कि उसके घुमाव का अनुपात 1:1 होता है। ट्रांसफार्मर एक नियत फ्लक्स युक्ति है। आपको देखना, ट्रांसफार्मर जो कि कौन सी युक्ति है, एक नियत फ्लक्स युक्ति मानी जाती है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में फेराइट कोर का उपयोग किया जाता है। आपको ध्यान है, उच्च फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में फेराइट कोर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर पर जिन सिरों पर सप्लाई देंगे वे प्राइमरी कुंडलन व लोड देंगे, उसे हम द्वितीय कुंडलन कहलाती है। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% होती है, वह हानि इसमें 0 होती है, इसलिए इसकी दक्षता 100% मानी जाती है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में क्रोड फ्लक्स घनत्व बढ़ाने पर साइज कम हो जाता है। आपको ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर में क्रोड फ्लक्स बढ़ाने पर साइज कम हो जाता है। ट्रांसफार्मर तेल में ऑक्सीकरण के कारण स्लज का निर्माण हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर के विद्युत रोधी तेल का न्यूनतम फ्लैश बिंदु 140 डिग्री होना चाहिए। आपको ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर के लिए विद्युत रोधी तेल का न्यूनतम फ्लैश बिंदु 140 डिग्री होना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शक्ति ट्रांसफार्मर की शीतलन के लिए एयर ब्लास्ट कूलिंग का उपयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना, शक्ति ट्रांसफार्मर की शीतलन के लिए एयर ब्लास्ट कूलिंग का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क अवस्था में सिलिका जेल का रंग नीला होता है। आपको ध्यान रखना, शुष्क सिलिका जेल का रंग नीला होता है व नम अवस्था में इसका रंग गुलाबी हो जाता है। बुकोल्ज रिले कंजर्वेटर टैंक व ट्रांसफार्मर टैंक के मध्य स्थित होती है। आपको ध्यान रखना, बुकोल्ज रिले कंजर्वेटर टैंक व ट्रांसफार्मर टैंक के बीच में स्थित होती है। ट्रांसफार्मर तेल का पेराविद्युतिक सामर्थ्य 30 kV/mm होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ट्रांसफार्मर तेल का पेराविद्युत सामर्थ्य 30 kV/mm होता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर तेल की श्यानता कम होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर तेल की श्यानता कम होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर तेल नमी से मुक्त होना चाहिए। उच्च वोल्टता के लिए कोर प्रकार व निम्न वोल्टता के लिए सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना, उच्च वोल्टता के लिए कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर व निम्न वोल्टता के लिए सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर में ठोस बुशिंग का प्रयोग 33 kV से कम व तेल बुशिंग का उपयोग 33 kV से अधिक के लिए किया जाता है। आपको ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर में ठोस बुशिंग का उपयोग 33 kV से कम के लिए व तेल बुशिंग का उपयोग 33 kV से अधिक के लिए किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में निम्न वोल्टता कुंडलन को क्रोड के पास रखा जाता है। आपको ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर में निम्न वोल्टता कुंडलन को क्रोड के पास में रखा जाता है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में 3 लिंब होते हैं। सेल प्रकार ट्रांसफार्मर में 2 चुंबकीय पथ की संख्या 2 होती है। आपको ध्यान रखना, सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथों की संख्या 2 होती है। कोर प्रकार ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल प्रकार ट्रांसफार्मर में हानियां कम होती है। आपको ध्यान रखना है, कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में हानियां कम होती है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में सैंडविच प्रकार के कुंडलन की जाती है। कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर में LU-I पटलों का उपयोग किया जाता है। सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर के मध्य लिंब का क्षेत्रफल अन्य 2 लिंबों से अधिक होता है। आपको ध्यान रखना है, सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में मध्य लिंब का क्षेत्रफल अन्य 2 लिंबों से अधिक होता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल स्थितिक प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, जिसको E = 4.44 MFN से ज्ञात किया जाता है। ट्रांसफार्मर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान वृत्तों की संख्या के समानुपाती होता है। आपको ध्यान रखना है, ट्रांसफार्मर का रूपांतरण अनुपात K = N2/N1 V1 I1/I2 से ज्ञात किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में यदि रूपांतरण अनुपात K का मान यदि 1 से ज़्यादा है तो वह उच्चाई ट्रांसफार्मर कहलाता है, और यदि 1 से कम है तो वह अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। ट्रांसफार्मर में क्रोड फ्लक्स मुख्यतः सप्लाई वोल्टता व फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। आपको ध्यान रखना है, ट्रांसफार्मर में क्रोड फ्लक्स मुख्यतः सप्लाई वोल्टता और फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी व सेकेंडरी में वोल्टेज टर्न हमेशा बराबर होता है। आपको ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी तथा सेकेंडरी में वोल्टेज टर्न हमेशा बराबर रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की क्रोड को सिलिकॉन स्टील व CRGO का बनाया जाता है। आपको देखना, क्षेत्रीय हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की क्रोड को सिलिकॉन स्टील या CRGO का बनाया जाता है। भंवर धारा हानि को कम करने के लिए क्रोड को पटलित या लेमिनेटेड बनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। ताम्र हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर में स्टेप क्रोड का उपयोग किया जाता है। अगले वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में क्षण फ्लक्स के कारण स्ट्रे हानि होती है। आपको ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर में क्षण फ्लक्स के कारण स्ट्रे हानि होती है। वितरण ट्रांसफार्मर में लौह हानि को व शक्ति ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि को कम रखा जाता है। आपको ध्यान रखना है, वितरण ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लौह हानि को व शक्ति ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि को कम रखा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या वितरण ट्रांसफार्मर को
अर्धभार पर व शक्ति ट्रांसफार्मर को पूर्ण भार पर अधिकतम दक्षता के लिए डिजाइन किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को अर्धभार पर डिजाइन किया जाता है अधिकतम दक्षता के लिए। ट्रांसफार्मर की दक्षता भार के शक्ति गुणक व परिमाण दोनों पर निर्भर करती है। आपको ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर की दक्षता जो कि भार के शक्ति गुणक व परिमाण दोनों पर निर्भर करती है। ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के लिए ताम्र हानि व लोहा हानि का मान बराबर होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के लिए ताम्र हानि व लोहा हानि का मान बराबर होना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि ट्रांसफार्मर में लोहे की कोर को वायु कोर से बदल दिया जाए तो लोहा हानि का मान शून्य हो जाता है। आपको ध्यान रखना, यदि ट्रांसफार्मर में लोहे की कोर को वायु की कोर से बदल दिया जाए तो लोहा हानि का मान शून्य हो जाता है। ट्रांसफार्मर में भार बढ़ाने पर कोर हानि स्थिर रहती है। आपको ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर में भार बढ़ाने पर कोर हानि स्थिर रहती है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि ट्रांसफार्मर कोर में तांबे का बनाया जाए तो बहुर्धाना हानि अधिक होगी। आपको ध्यान रखना, यदि ट्रांसफार्मर कोर को तांबे का बनाया जाए तो बहुर्धाना हानि अधिक होगी, इसलिए इसे तांबे का नहीं बनाया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिवस क्षमता भार की मात्रा व भार की अवधि पर निर्भर करता है। यदि ट्रांसफार्मर में आवृत्ति बढ़ाई जाए तो लोहा हानि बढ़ जाती है। आपको ध्यान रखना, यदि ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी मान बढ़ाया जाए तो लोहा हानि का मान बढ़ जाता है। यदि किसी ट्रांसफार्मर में भार आधा कर दिया जाता है और ताम्र 6 1/4 हो जाता है। आपको ध्यान रखना, यदि किसी ट्रांसफार्मर में भार आधा कर दिया जाता है तो ताम्र 6 इसका 1/4 हो जाता है। नो लोड पर शक्ति ट्रांसफार्मर का शक्ति गुणक 0.25 से 0.35 होता है। आपको ध्यान रखना है, नो लोड पर शक्ति ट्रांसफार्मर का शक्ति गुणक 0.25 से 0.35 तक होता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर प्रतिघाती शक्ति को अवशोषित करता है। ट्रांसफार्मर में हॉपकिंस परीक्षण के द्वारा नियमित दक्षता व पूर्ण भार पर तापमान वृद्धि ज्ञात की जाती है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक में दी गई वोल्टेज V1 व उत्पन्न फ्लक्स के मध्य 90 डिग्री का फेज कोण होता है। आपको ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक में दी गई वोल्टेज V1 व उत्पन्न फ्लक्स के मध्य 90 डिग्री का फेज का कोण होता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में लघु परिपथ परीक्षण में किसी भी भार पर ताम्र हानि ज्ञात कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना, शॉर्ट सर्किट परीक्षण के द्वारा ताम्र हानि ज्ञात करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक व द्वितीय कुंडलन में उत्पन्न एक ही कला में होते हैं। आपको ध्यान रखना है, प्राथमिक व द्वितीय कुंडलन में उत्पन्न एक ही कला में होते हैं। ट्रांसफार्मर में शून्य भार धारा I0 का मान पूर्ण भार धारा का लगभग 2 से 5% ही होता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते समय निम्न वोल्टता कुंडलन को शॉर्ट सर्किट किया जाता है। आपको ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते समय निम्न वोल्टता कुंडलन को शॉर्ट सर्किट किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर के संपन्न परीक्षण में द्वितीयक के स्थानीय परिपथ में वोल्टता का मान 0 होता है। इसी के साथ वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में तापमान वृद्धि पर आवाज शक्ति के समानुपाती होती है। आपको ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर में तापमान वृद्धि आवाज शक्ति के समानुपाती होती है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर के संपन्न परीक्षण के लिए 2 समान ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। आपको ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर के संपन्न परीक्षण के लिए 2 समान ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। ट्रांसफार्मर में खुला परीक्षण कोर लॉस हानि ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, ट्रांसफार्मर में ओपन परीक्षण जो कि कोर लॉस हानि या लोहा हानि ज्ञात करने के लिए किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वोल्टता V1 और द्वितीयक वोल्टता V2 के मध्य कालांतर 180 डिग्री का होता है। आपको ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वोल्टता V1 व द्वितीयक वोल्टता V2 के मध्य कालांतर 180 डिग्री का होता है। खुला पथ परिपथ परीक्षण निम्न वोल्टता कुंडलन की तरफ किया जाता है वह उच्च वोल्टता कुंडलन को खुला रखा जाता है। शॉर्ट परिपथ परीक्षण में उच्च शक्ति गुणक वाटमीटर का उपयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट सर्किट परीक्षण में उच्च शक्ति गुणक वाटमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में ताम्र बचत व उच्चतम व ताम्र हानि न्यूनतम होगी। धन रूपांतरण के का मान 1 के आसपास होता है। आपको ध्यान रखना है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का स्थानांतरण कंडक्टिवली व इंडक्टिवली दोनों प्रकार से होता है। आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए प्रतिशत नियमन का मान 0 होता है। आपको ध्यान रखना है, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए प्रतिशत नियमन का मान 0 होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको ध्यान रखना है, ऑटो ट्रांसफार्मर जो कि स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में चुंबकीयकरण के समानांतर एवं लंबवत होने वाले बदलाव को मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आवृत्ति का मान अधिक होने पर ट्रांसफार्मर का साइज कम हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, आवृत्ति का मान अधिक होने पर ट्रांसफार्मर का साइज कम हो जाता है। ट्रांसफार्मर में हार्मोनिक्स का उत्पादन क्लोराइड की संतृप्तता के कारण होता है। ट्रांसफार्मर में 6 का मुख्य कारण मैग्नेटोस्ट्रिक्शन होता है। ट्रांसफार्मर में टेम्पिंग सामान्यतः द्वितीयक में प्रदान की जाती है। आपको ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर में टेम्पिंग सामान्यतः द्वितीयक में प्रदान की जाती है। ट्रांसफार्मर में टेम्पिंग द्वितीयक के मध्य पर प्रदान की जाती है। इसके साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में भारी धारा I0 गैर ज्यावक्रिय होती है। ट्रांसफार्मर में कुंडलन सबसे अधिक ज़्यादा तापमान सहन करती है। आपको ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर में कुंडलन सबसे ज़्यादा तापमान सहन करती है। ट्रांसफार्मर में पारस्परिक फ्लक्स का मान सभी भारों पर नियत रहता है। आपको ध्यान रखना है, ट्रांसफार्मर में पारस्परिक फ्लक्स का मान सभी भारों पर नियत रहता है। वितरण ट्रांसफार्मर की रेटिंग 500 kVA तक होती है। आपको ध्यान रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की रेटिंग 500 kVA तक होती है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में विद्युत रोधन की जांच करना नियमित अनुरक्षण है।
शक्ति ट्रांसफार्मर की क्षमता सामान्यतः 2000 किलोवोल्ट एम्पियर से 15000 किलोवोल्ट एम्पियर तक होती है, आपको ध्यान रखना है। ट्रांसफार्मर के समांतर परिचालन में भार का साझा प्रति इकाई प्रतिबाधा पर निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर के समांतर परिचालन के लिए दोनों ट्रांसफार्मर की ध्रुवता, कला, अनुक्रम व आवर्ती का मान समान होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। धारा ट्रांसफार्मर जो कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। धारा ट्रांसफार्मर में उच्च रूपांतरण अनुपात होता है और इबो ट्रांसफार्मर में निम्न रूपांतरण अनुपात होता है, आपको ध्यान रखना है। धारा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक को हमेशा शॉर्ट सर्किट में रखा जाता है। ट्रांसफार्मर में शून्य वोल्टता नियमन अग्रगामी शक्ति गुणक पर प्राप्त किया जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। स्टार डेल्टा स्टार यानी कि स्टार डेल्टा स्टार संयोजन में उपयोग संतुलित भार के लिए किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। स्टार डेल्टा स्टार संयोजन का उपयोग संतुलित भार के लिए किया जाता है। स्टार स्टार संयोजन में टर्सरी कुंडली का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। स्टार स्टार संयोजन में टर्सरी कुंडलन का उपयोग किया जाता है। वितरण ट्रांसफार्मर की प्राथमिक की डेल्टा व द्वितीय कुंडलन को स्टार से संयोजित किया जाता है। टर्सरी कुंडलन का उपयोग न्यूट्रल को स्थिर करने के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। टर्सरी कुंडलन का उपयोग न्यूट्रल को स्थिर करने के लिए किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्कॉट कनेक्शन का उपयोग 3 फेज व 2 फेज में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। डेल्टा डेल्टा संयोजन को ओपन डेल्टा संयोजन में कार्य करने पर क्षमता 7% होती है। स्कॉट संयोजन में प्राथमिक व 50% व द्वितीयक पर 86% टैंपिंग होती है। स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार संयोजन में 30 डिग्री का कालांतर होता है, आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार में 30 डिग्री का कालांतर होता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। इनका उत्पादन सदैव एसी में होता है, आपको ध्यान रखना है। इनका उत्पादन सदैव एसी में होता है और एसी की फ्रीक्वेंसी भारत में 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 30% होती है, आपको ध्यान रखना है। जबकि यूएसए में 60 हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। मानक उत्पादन वोल्टेज 11 केवी व अधिकतम उत्पादन वोल्टेज 33 केवी तक होता है, आपको ध्यान रखना है। मानक उत्पादन वोल्टेज का मान 11 केवी व अधिकतम 33 केवी तक होता है। पारेषण व वितरण मुख्यतः ओवरलोड चालकों के द्वारा होते हैं तथा इनके ऊपर किसी प्रकार का इंसुलेशन नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। ओवरहेड चालक ACSR से निर्मित होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ओवरहेड चालक जो कि ACSR से निर्मित होते हैं। ACSR की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड होता है, इसकी फुल फॉर्म होता है स्टील प्रबलित एल्यूमिनियम चालक, इसकी फुल फॉर्म है। एल्यूमिनियम चालकों की यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ाने के लिए स्टील का प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। एल्यूमिनियम चालकता को बढ़ाने के लिए इसमें स्टील का प्रयोग किया जाता है। इसका आकार केल्विन नियमानुसार लिया जाता है। ट्रांसमिशन, आगे हम ट्रांसमिशन या पारेषण संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। पारेषण लाइनों में हानियों को कम करने के लिए पारेषण सदैव उच्च वोल्टेज पर किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। पारेषण लाइनों में हानियों को कम करने के लिए पारेषण को सदैव हमेशा उच्च वोल्टेज पर रखा जाता है। PL समानुपाती 1/V², इसका सूत्र होता है। पारेषण लाइनों को धारा वहन क्षमता करंट कैरिंग स्पेसिस के अनुसार बनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। पारेषण प्राथमिक पारेषण वोल्टेज 765 kV, 400 kV, 220 kV, 132 kV जो कि प्राथमिक पारेषण वोल्टेज होता है। द्वितीयक पारेषण वोल्टेज जो कि 66 kV से 33 kV तक होता है। 66 kV 33 kV जो कि द्वितीयक पारेषण वोल्टेज होते हैं। भारत में अधिकतम पारेषण वोल्टेज 765 kV है, आपको ध्यान रखना है। भारत में अधिकतम पारेषण वोल्टेज जो कि 765 kV माना जाता है। पारेषण एक 3 फेज 3 वायर प्रणाली होती है, आपको ध्यान रखना है। पारेषण एक 3 फेज 3 वायर प्रणाली होती है। पारेषण वोल्टेज सदैव लाइन से लाइन यानी RMS वोल्टेज पर होते हैं। लाइन वोल्टेज 2 फेजों के मध्य के वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। लाइन वोल्टेज 2 फेजों के मध्य के वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहते हैं। फेज वोल्टेज वो होता है जो कि लाइन तथा न्यूट्रल के मध्य वोल्टेज को फेज वोल्टेज कहा जाता है। अगला टॉपिक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन संबंधित क्वेश्चन करेंगे। वितरण लाइनों को वोल्टेज ड्रॉप के अनुसार निर्मित किया जाता है। उपभोक्ता सिरे पर या लो वोल्टेज लाइन बराबर होता है ±6% होता है। मीडियम वोल्टेज लाइन होता है बराबर 9% और EHV लाइन का मान होता है 12.5% तक होता है। वितरण लाइनों को वितरक या डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं तथा एक वितरक फीडर एवं सर्विस लाइन को आपस में जोड़ता है, आपको ध्यान रखना है। वितरक के प्रकार, प्राथमिक वितरण जो कि 11 kV 3 फेज 3 वायर प्रणाली होती है, आपको ध्यान रखना। प्राथमिक वितरण 11 kV 3 फेज 3 वायर प्रणाली होती है। द्वितीयक वितरण जो कि 400 वोल्टेज या 230 वोल्टेज फेज वोल्टेज 3 फेज 4 वायर प्रणाली होती है। सर्विस लाइन वितरक एवं उपभोक्ता मीटर को आपस में संयोजित करता है, आपको ध्यान रखना। सर्विस लाइन जो कि वितरक और उपभोक्ता मीटर को आपस में संयोजित करता है। फीडर GSS तथा वितरक को आपस में संयोजित करता है, आपको ध्यान रखना। फीडर जो कि GSS और वितरक को आपस में संयोजित करता है। बस बार से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस बार जो कि एल्यूमिनियम की बनी होती है, आपको ध्यान रखना है। बस बार पर वास्तविक शक्ति P, प्रतिघाती शक्ति Q, वोल्टेज V तथा शक्ति कोण के मान होते हैं। बस बार 3 प्रकार की होती है, आपको ध्यान रखना है। वोल्टेज नियंत्रित बस बार होती है, लोड बस बार होती है और तीसरी होती है स्विंगिंग बस बार होती है, आपको ध्यान रखना है। ऊर्जा स्रोत
ऊर्जा स्रोत के प्रमुख स्रोत है परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं कोयला, यूरेनियम, पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जो कि सूर्य, हवा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जो कि खत्म नहीं हो सकते, और परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जिनको जो खत्म होने के कगार पर चल रहे हैं, यानी कि जो इनके खत्म होने का डर है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत सामान्यतः पर्यावरण प्रदूषक से मुक्त होते हैं। आपको ध्यान रखना है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो कि सामान्यतः पर्यावरण प्रदूषक भी होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तापीय शक्ति संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट। इसमें ईंधन के रूप में बिटुमिनस कोल का उपयोग किया जाता है। मुख्य भाग बॉयलर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, वायु तापक फैन, संघनित्र, प्रत्यावर्तक, टरबाइन आदि इसके मुख्य भाग होते हैं। इसमें मुख्यतः बेलनाकार प्रत्यावर्तक का उपयोग किया जाता है जिसकी गति 3000 आरपीएम तक होती है। आपको ध्यान रखना है इसकी दक्षता 25 से 30% यानी कि लगभग 29% होती है। आपको ध्यान रखना है थर्मल पावर प्लांट की दक्षता लगभग 29% होती है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसकी कार्यप्रणाली, आपको ध्यान रखना है इसकी कार्यप्रणाली रैंकिन चक्र या रैंकिंग साइकिल पर आधारित होती है। फ्लू गैसेस में राख के कणों को अवशोषित करने के लिए ईएसपी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का उपयोग किया जाता है। इनकी रनिंग लागत सर्वाधिक होती है। आपको ध्यान रखना है इनकी रनिंग लागत सर्वाधिक होती है तथा ये पर्यावरण को सबसे अधिक प्रदूषित भी करते हैं। इकोनोमाइजर फील्ड वाटर पंप द्वारा बॉयलर से आने वाले पानी को गर्म करता है। आपको ध्यान रखना है इकोनोमाइजर क्या काम आता है। फील्ड वाटर पंप द्वारा बॉयलर में आने वाले पानी को गर्म करने का काम करता है इकोनोमाइजर। वायु तापक बॉयलर में आने वाली हवा के तापमान को बढ़ाने का कार्य करता है वायु तापक। फैन लगा होता है इसके अंतर्गत जो कि फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन वायुमंडलीय को ताजी हवा को बॉयलर में प्रवेश करवाता है फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन। इंडक्ट ड्राफ्ट फैन फ्लू गैसेस को वायुमंडल में भेजता है। आपको ध्यान रखना है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन जो कि फ्लू गैस को वायुमंडल में भेजने का काम करता है। जल शक्ति संयंत्र हाइड्रो पावर प्लांट, मुख्य भाग जलाशय, फोरवे, ट्रेस प्लेट, उत्प्लव मार्ग, डैम, पेन स्टॉक, सर्च टैंक, वाल्व, हाउस, टरबाइन, प्रत्यावर्तक, टेल डैश जो कि इसके प्रमुख भाग हैं। हाइड्रो में सेलेंट प्रत्यावर्तक का उपयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत सेलेंट प्रत्यावर्तक का उपयोग किया जाता है जिसकी सामान्यतः गति 5000 आरपीएम तक होती है। उत्प्लव मार्ग बांध से बांध की क्षमता से अधिक पानी की निकासी के लिए उत्प्लव मार्ग लगा होता है। सर्च टैंक जो कि पेन स्टॉक की वाटर हैमरिंग प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी दक्षता 85 से 90% तक होती है। पर्यावरण प्रदूषण में मुक्त होता है। ईंधन की लागत नगण्य होती है तथा रनिंग लागत इसकी न्यूनतम होती है। आपको ध्यान रखना है। टरबाइन जो कि 3 प्रकार के होते हैं, निम्न हेड टरबाइन, मध्यम हेड टरबाइन और उच्च हेड टरबाइन। आपको ध्यान रखना है जिसकी कैपलाइन टरबाइन होता है जो कि जिसकी हाइट 60 मीटर से कम होती है और जिसकी हाइट 60 से 120 होती है वो मध्यम हेड टरबाइन, और जिसकी हाइट 120 मीटर से अधिक होती है उसे हेड टरबाइन कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। पावराज के बाद जिस स्थान पर पानी को एकत्रित किया जाता है उसे टेल रेस कहते हैं। आपको ध्यान रखना है पावराज के बाद में जिस स्थान पर पानी को एकत्रित किया जाता है उसे हम टेल रेस कहते हैं। इसका मुख्य उपयोग पीक लोड के समय विद्युत उत्पादन में किया जाता है। आपको ध्यान रखना है। नाभिकीय शक्ति संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट, आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि ईंधन इसका प्रमुख ईंधन होता है यूरेनियम। मंदक के रूप में न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण बेरियम, ग्रेफाइट और भारी जल का न्यूट्रॉन गति को कम करने के लिए मंदक के रूप में किया जाता है जो कि है बेरियम, ग्रेफाइट और भारी जल। नियंत्रित छड़ें जो कि होती है कैडमियम और बोरॉन की बनी होती है। आपको ध्यान रखना है नियंत्रित छड़ें कैडमियम बोरॉन की बनी होती है। न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का इसका प्रमुख कार्य होता है। शीतलक रिएक्टर में तापमान को कम करने के लिए उदाहरण द्रवित सोडियम जल और भारी जल का इसका उपयोग किया जाता है। दक्षता इसकी 35 से 40% होती है। स्थापना लागत इसकी सर्वाधिक होती है। आपको ध्यान रखना इसकी स्थापना लागत सर्वाधिक होती है। इसमें बेलनाकार प्रत्यावर्तक का उपयोग किया जाता है जिसकी गति सामान्यतः 3000 आरपीएम तक होती है। आपको ध्यान रखना है। उत्पादन गुणक इसका पहला पॉइंट है मांग गुणक, यानी कि डिमांड फैक्टर। मांग गुणक स्तर होता है अधिकतम भार अपन संयोजित भार। आपको ध्यान रखना है इसका मान सदैव इकाई होता है। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है मांग गुणक का मान सदैव इकाई होता है। अगला टॉपिक है भार गुणक, लोड फैक्टर। भार गुणक का सूत्र होता है औसत भार बटा अधिकतम भार जो कि भार गुणक का सूत्र होता है तथा इसका मान सदैव इकाई से कम होता है। आपको ध्यान रखना भार गुणक का मान सदैव इकाई से कम होता है। क्षमता कारक कैपेसिटी फैक्टर, तीसरा टॉपिक है कैपेसिटी फैक्टर जिसका सूत्र होता है औसत भार बटा प्लांट क्षमता तथा इसका मान सदैव इकाई से कम होता है। आपको ध्यान रखना है इसकी इकाई का मान सदैव इकाई से कम होता है। विविधता कारक का सूत्र होता है अलग अलग उपभोक्ताओं में अधिकतम मांग तथा प्लॉट पर अधिकतम भार जो कि इसका सूत्र होता है इसका मान सदैव इकाई से अधिक होता है। आपको ध्यान रखना है इसका मान सदैव इकाई से अधिक होता है। उपयोगिता कारक होता है अधिकतम भार बटा प्लांट क्षमता तथा इसका मान सदैव इकाई से कम होता है। आपको ध्यान रखना है। पारेषण व वितरण अवयव, आपको ध्यान रखना है पारेषण व वितरण से संबंधित प्रमुख वन लाइनर क्वेश्चन है। आरसीसी पोलो के लिए अधिकतम स्पान 80 से 100 मीटर होता है। आपको ध्यान रखना है आरसीसी पोलो के बीच की दूरी 80 से 100 मीटर के बीच की होती है। आरसीसी पोल का मुख्यतः उपयोग अप टू 33 kV, आरसीसी पोल का मुख्यतः उपयोग 33 kV से तक की लाइनों में किया जाता है। ओवरहेड लाइनों में विद्युत रोधक मुख्यतः पोर्सलिन चीनी मिट्टी के बने होते हैं। आपको ध्यान रखना है ओवरहेड लाइनों में विद्युत रोधक इंसुलेटर जो कि चीनी मिट्टी के बने होते हैं। पिन विद्युत रोधक का उपयोग 11 kV व 33 kV तक उपयोग में किया जाता है। आपको ध्यान रखना है पिन विद्युत रोधक का उपयोग 11 kV या 33 kV तक किया जाता है।
सब सबसेंशन इंसुलेटर का उपयोग 33 kV से 765 तक की लाइनों में किया जाता है। सबसेंशन इंसुलेटर में प्रत्येक डिस्क का प्रचलन वोल्टेज 11 kV तक होता है, आपको ध्यान रखना है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओवरहेड लाइनों में अंतिम स्टार्टिंग सिरों पर डिस्क विद्युत रोध का उपयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। स्टे वायर में सुरक्षा के लिए स्टे विद्युत रोधक का उपयोग किया जाता है। डीसी सबसेंशन इंसुलेटर में स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% होती है, आपको ध्यान रखना। डीसी में सबसेंशन इंसुलेटर की स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% होती है, लेकिन एसी में ये 100% से कम होती है, आपको ध्यान रखना है। सस्पेंशन इंसुलेटर में उस डिस्क के एक्रॉस वोल्टेज सर्वाधिक होता है जो चालक के पास स्थित होता है, आपको ध्यान रखना है। सस्पेंशन इंसुलेटर में उस डिस्क के एक्रॉस वोल्टेज सर्वाधिक होता है जो चालक के पास स्थित होता है। ऐसी ऐसा चालक में कुल चालकों की संख्या होती है 3n² - 3n+1 और केवल एल्यूमिनियम चालकों की संख्या होती है 3n² - 3n इसकी संख्या होती है। सुरक्षा युक्तियाँ, प्रोटेक्शन डिवाइस के बारे में जानते हैं। फ्यूज जो कि एक सबसे सस्ती सुरक्षा युक्ति मानी जाती है। इसे फेज वायर की श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाए। यह फ्यूज वायर जो कि टिन व लेड का बना होता है, जिसमें 63:37 का इसमें अनुपात होता है। फ्यूज पदार्थ का गुण निम्न गलनांक बिंदु होता है व उच्च चालकता इसकी होती है। फ्यूज पदार्थ में प्रवाहित धारा I व व्यास D में संबंध होता है I समानुपाती D⁻3/2। आगे की ओर बढ़ते हैं। फ्यूजिंग गुणांक का मान फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर 1.1 व किटकैट फ्यूज का फ्यूजिंग गुणक 1.4 से 1.7 तक होता है, आपको ध्यान रखना है। फ्यूजिंग गुणांक का मान सदैव इकाई से अधिक होता है और फ्यूज की फ्यूजिंग फैक्टर का मान 1.1 व किटकैट फ्यूज का फ्यूजिंग गुणांक का मान 1.4 से 1.7 तक होता है। सबसे उच्च गुणवत्ता वाला फ्यूज होता है HRC फ्यूज। सबसे उच्च गुणवत्ता वाला फ्यूज होता है HRC फ्यूज। अगले टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। MCB, इसका पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका कोई भी भाग मरम्मत योग्य नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। इसका कोई भाग मरम्मत योग्य नहीं होता है। रिले, आपको कई फुल फॉर्म याद रखनी है। MCCB, इसकी फॉर्म होता है मोडेड केस सर्किट ब्रेकर। ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। RCCB, रिजर्वल करंट सर्किट ब्रेकर। VCB, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इसकी फुल फॉर्म होती है। रिले, विद्युत प्रणाली में आने वाली फॉल्ट को अनुभव करने वाली युक्ति होती है, वह होती है रिले। रिले में हमारी पहले रिले आती है बुकोल्ज रिले जो कि ISOL ट्रांसफार्मर की सुरक्षा प्रदान करती है और गैस परिस्थित रिले होती है बुकोल्ज रिले। तापीय या थर्मल रिले जो कि मोटर के ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करती है, तापीय या थर्मल रिले। ट्रांसलेशनल रिले होती है जो कि फीडर की सुरक्षा प्रदान करती है, जो होती है ट्रांसलेशनल रिले। दूरी रिले, ओवरलोड लाइनों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए दूरी रिले का प्रयोग किया जाता है, जो कि 3 प्रकार की होती है: प्रतिघात रिले, प्रतिबाधा रिले और मोह एंडीमेंट्स रिले होती है। परिपथ योजक सर्किट ब्रेकर, अगला है परिपथ योजक या सर्किट ब्रेकर। इसकी क्षमता मेगा वोल्ट एम्पियर में होती है, आपको ध्यान रखना है। परिपथ सर्किट ब्रेकर की क्षमता मेगा वोल्ट एम्पियर में होती है। मेकिंग क्षमता इसकी होती है 2.55 इंटू ब्रेकिंग क्षमता होती है। ग्रामीण विद्युतीकरण में निर्वात परिपथ वियोजक VCB का उपयोग किया जाता है। EHV अप टू 220 पुनरावृत्ति कार्यों के लिए एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक ABCB का उपयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ABCB फुल फॉर्म होती है एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक। धारा चॉपिंग ABCB परिपथ वियोजक का मुख्य दोष होता है, आपको ध्यान रखना। धारा चॉपिंग जो कि ABCB का मुख्य दोष होता है। धारा चॉपिंग के निर्माण के लिए परिपथ के वियोजक के संपर्क समांतर क्रम में एक प्रतिरोधक संयोजित किया जाता है, जिसका सूत्र होता है R बराबर होता है 1/2 √L/C, इसका सूत्र होता है। ABCB में दबाव, आपको ध्यान रखना है। ABCB में दबाव जो कि होता है 20 से 30 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। EHV 33 kV से 765 लाइनों में सुरक्षा के लिए SF6.CB का उपयोग किया जाता है। SF6 गैस की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 75 से 90 kV पर mm होती है। SF6 का गैस का दबाव होता है 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका दबाव होता है। आइसोलेटर, मानव प्रचलित सुरक्षा युक्ति होती है आइसोलेटर। यह निर्भर नो लोड पर कार्य करती है, आपको ध्यान रखना है। आइसोलेटर जो कि नो लोड पर कार्य करती है। पार्टिशन वितरण प्रभाव, फेरांटी प्रभाव, उपभोक्ता सिरों को वोल्टेज VR और उत्पादन सिरे के वोल्टेज VS से अधिक होने के प्रभाव को फेरांटी प्रभाव कहते हैं। VR ग्रेटर देन इज VS, इसे हम फेरांटी प्रभाव कहते हैं। यह प्रभाव निर्भर पर उत्पन्न होता है। यह प्रभाव संधारित्र के कारण मध्यम तथा लंबी दूरी की लाइनों में उत्पन्न होता है, आपको ध्यान रखना है। यह प्रभाव शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में उत्पन्न नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। यह प्रभाव शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में उत्पन्न नहीं होता है। निर्माण, इसके निर्माण के लिए लोड सिरों पर शंट प्रेरक या शंट इंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। त्वचीय प्रभाव, ऐसी चालकों की सतह पर विद्युत धारा के गैर समान वितरण को त्वचीय प्रभाव कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ऐसी चालकों की सतह पर विद्युत धारा के गैर समान वितरण को त्वचीय प्रभाव होता है। यह DC में उत्पन्न नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। इस प्रभाव के कारण चालकों की सतह पर धारा घनत्व अधिक होता है, आपको ध्यान रखना है। इस प्रभाव के कारण चालकों की सतह पर धारा घनत्व अधिक होता है। यह प्रभाव मुख्यतः आवृत्ति, चालक की मोटाई, चालक की चुंबकशीलता व प्रकृति पर निर्भर करता है। समन्वय प्रभाव मुख्यतः चालकों की मध्य की दूरी को पर निर्भर करता है। ओवरहेड लाइनों में कोरोना के कारण हिंसिंग की आवाज़
के साथ बैंगनी में प्रकाश दिखाई देता है। आपको ध्यान रखना है ओवरहेड लाइनों में कोरोना के प्रभाव के कारण हिंसिंग की आवाज़ व बैंगनी में प्रकाश दिखाई देता है। कोरोना प्रभाव को कम करने के लिए बंडल चालकों का उपयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है कोरोना प्रभाव कम करने के लिए बंडल चालकों का उपयोग किया जाता है। कोरोना प्रभाव के कारण चालक का प्रभावी व्यास बढ़ जाता है। कोरोना हानि व सप्लाई फ्रीक्वेंसी में संबंध PL समानुपाती होता है F+2S, इसके समानुपाती होता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध मापन, आपको ध्यान रखना प्रतिरोध मापन, निम्न प्रतिरोध का परास 1 ओम, यानी कि प्रतिरोध मान 1 ओम से कम होता है वो होता है निम्न प्रतिरोध, जो जिसका मान 1 ओम से कम होता है उसे हम कहते हैं निम्न प्रतिरोध। निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए केल्विन डबल ब्रिज या पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए केल्विन डबल ब्रिज या पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है। पोटेंशियोमीटर में 3 टर्मिनल होते हैं। आपको ध्यान रखना पोटेंशियोमीटर में 3 टर्मिनल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्यम प्रतिरोध का परास 1 ओम से 100 किलो ओम तक होता है। आपको ध्यान रखना है मध्यम परास का मान होता है 1 ओम से 100 किलो ओम या 1 ओम से 0.1 मेगा ओम तक होता है। मध्यम प्रतिरोध मापन की सबसे बेस्ट विधि होता है व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना उच्च प्रतिरोध मापने के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है। प्रेरक तो संधारित्र आवृत्ति व अन्योन्य प्रेरण मापन, निम्न गुणवत्ता कुंडली Q का मान 1 से कम होता है तो प्रेरक मापने के लिए एंडरसन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है यदि Q का मान 1 से कम होता है तो इसे मापने के लिए एंडरसन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। मध्यम गुणवत्ता कुंडली, यदि Q का मान 1 से अधिक व 10 से कम है तो मैक्सवेल ब्रिज का इसमें उपयोग किया जाता है। और यदि Q का मान 10 से अधिक है तो इसके लिए ओवन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है। संधारित्र व अपव्यय कारकों को मापने के लिए शेयरिंग ब्रिज का उपयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संधारित्र व अपव्यय कारकों को मापने के लिए शेयरिंग ब्रिज का उपयोग किया जाता है। आवृत्ति को मापने के लिए आपको ध्यान रखना है आवृत्ति को मापने के लिए विन्स ब्रिज का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपव्यय कारक को 10 से दर्शाया जाता है। क्यूमीटर श्रेणी अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको ध्यान रखना क्यूमीटर जो कि श्रेणी अनुनाद या सीरियल रेजोनेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्य प्रेरण को मापने के लिए एविसाइड कैपेबल ब्रिज का उपयोग किया जाता है। त्रुटि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मापित मान व वास्तविक मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। आपको ध्यान रखना मापित मान व वास्तविक मान के अंतर को त्रुटि कहा जाता है। प्रतिशत त्रुटि होते हैं मापित मान माइनस वास्तविक मान बटा मापित मान इंटू 100, जो कि प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मापन यंत्र शब्दावली, विक्षेपण बलागुण होता है, एक होता है नियंत्रण बलागुण होता है। नियंत्रण बलागुण जो कि 2 प्रकार होता है, स्प्रिंग नियंत्रण बलागुण और गुरुत्व नियंत्रण बलागुण। तीसरा इसका अवमंदक बलागुण जो कि भौर द्वारा अवमंदक बलागुण होता है। और एक द्रव घर्षण अवमंदक प्रणाली होती है और एक वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली होती है। मापक यंत्र में आते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, निरपेक्ष और द्वितीयक। प्राथमिक या द्वितीयक 2 प्रकार मापक यंत्र होते हैं। सबसे अधिक शुद्धता डिजिटल उपकरणों की होती है। आपको ध्यान रखना डिजिटल उपकरणों की सबसे अधिक शुद्धता होती है। द्वितीयक यंत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आपको ध्यान रखना है विक्षेपण यंत्र, समाकलन यंत्र और रिकॉर्डिंग यंत्र, यह 3 प्रकार के होते हैं। विक्षेपण यंत्र होते हैं जिसमें अमीटर, वोल्टमीटर और वाटमीटर आते हैं। आपको ध्यान रखना है अमीटर, वोल्टमीटर और वाटमीटर विक्षेपण यंत्र में। और समाकलन यंत्र या इंटीग्रेटेड यंत्र में ऊर्जा मीटर और एच मीटर आते हैं। और रिकॉर्डिंग यंत्र में ग्राफिक्स आते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। PMMC यंत्र, PMMC यंत्र क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। इसकी फुल फॉर्म होती है। यह स्थायी चुंबक के रूप में एल्निको का उपयोग किया जाता है। यह केवल DC पर कार्य करता है। आपको ध्यान रखना है ये DC पर कार्य करता है। और PMMI जो कि AC और DC दोनों पर कार्य करता है। एमीटर का उपयोग धारा मापने के लिए किया जाता है। यह सदैव परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है। आपको ध्यान रखना है एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है और आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध लगभग 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वोल्टमीटर, वोल्टता का मापन करने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। यह परिपथ में समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध मान अनंत होता है। आपको ध्यान रखना है इसका आंतरिक प्रतिरोध मान अनंत होता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओमीटर परिपथ में सत्यता या क्वांटिटी मापने के लिए ओमीटर का उपयोग किया जाता है। शंट ओमीटर, इसमें शून्य बाई तरफ तथा अनंत दाई तरफ होता है। आपको ध्यान रखना है इसमें शून्य बाई तरफ तथा अनंत दाई तरफ होता है। सीरीज ओमीटर, इसमें अनंत बाई तरफ तथा शून्य दाई तरफ होता है। प्रेरण ऊर्जा मीटर होता है जो कि केवल AC पर कार्य करता है। आपको ध्यान रखना है प्रेरण ऊर्जा मीटर जो कि केवल AC पर कार्य करता है। बहुत धारा अवमंदक प्रणाली प्रयोग में ली जाती है तथा प्रेरण ऊर्जा प्रेरण मीटर की प्रेशर कुंडली उच्च प्रेरकत्व प्रवृत्ति के कारण होती है। प्रेरण ऊर्जा मीटर नियतांक मात्रक गुणन पर किलोवाट होता है। क्रैम्पिंग दोष के निवारण के लिए एल्यूमिनियम डिस्क का विपरीत दिशा में 2 छिद्र किए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है क्रैम्पिंग दोष को दूर करने के लिए एल्यूमिनियम डिस्क की विपरीत दिशा में 2 छिद्र किए जाते हैं। मेगर, इंसुलेशन को मापने वाला यंत्र मेगर कहलाता है। मेगर DC शंट जनरेटर और DC सीरीज ओमीटर। मेगर में DC जनरेटर की गति 160 RPM तक होती है। आपको ध्यान है मेगर में DC जनरेटर की गति जो कि 160 RPM तक होती है। इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।